हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी भाषा लिपि और व्याकरण के विषय में कुछ पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा। आदिकाल में जब मनुष्य के पास अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए शब्द नहीं थे, तब वह संकेतों अथवा कुछ आवाज़ों के माध्यम से अपनी बात करता था। जैसे जैसे वह प्रकृति को समझने लगा और अनुभव करने लगा, उसने चीज़ों एवं भावों के लिए विशेष आवाज़ें या ध्वनि संकेत बनाने आरंभ कर दिए। ठीक है, आगे धीरे धीरे उसकी आवाज़ बढ़ती गई और उसने अपनी बात बताने के लिए कुछ और ध्वनियाँ निश्चित की। समय परिवर्तन के साथ साथ जब समय में परिवर्तन होता गया, जब समय बदलता गया, तो वह विशेष ध्वनियों के लिए कुछ चिन्हों, कुछ मतलब निशान, जो उनका संकेत का माध्यम होता था, कुछ चिन्हों को बनाकर बात करने लगा। इन विशेष ध्वनि चिन्हों को जोड़कर उसने वस्तुओं के लिए कुछ शब्द चिन्ह मतलब कुछ निशान, मतलब इस तरीके के जो निशान बनाए जो उसको समझ में आ जाए, भी निश्चित किए। और इस प्रकार से भाषा ने आकार लेना आरंभ कर दिया, जिसका धीरे धीरे विकास होता चला गया। भाषा। अब हम कहते हैं भाषा के बारे में पढ़ते हैं। सभी को मालूम है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा मानव मुख से उच्चारित सार्थक ध्वनियों की वह व्यवस्था जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप माने जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा होती है जिसको हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा उसको सुनकर समझ सकता है। देखिए, मौखिक भाषा वह रूप है जिसमें बोलकर समझा जाता है और सुनकर समझा जाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। क्या है? जैसे उदाहरण देकर, जैसे नीता ने अध्यापक से प्रश्न पूछा। क्या है? नीता अध्यापक से प्रश्न पूछ रही है। कैसे पूछ रही है? बोलकर। तो क्या हुआ? मौखिक भाषा। नेताजी ने भाषण दिया। भाषण देना क्या होता है? बोलना। तो इससे आगे है, बच्चों ने दादाजी से कहानी सुनी। दादाजी बच्चों को कहानियाँ सुना रहा है। कैसे? बोलकर, मुख से। लिखित भाषा। जब लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान होता है तो वह भाषा रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे महीप निबंध लिखने लगा। जो महीप है निबंध लिख रहा है, लिखने का काम कर रहा है, तो क्या होता है? लिखित भाषा। मानसी ने मामा जी का पत्र पढ़ा। मामा जी ने जो पत्र लिखा था उसको क्या कर रही है? मानसी पढ़ रही है। लिखित भाषा से ज्ञान को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। क्या है ये? लिखित भाषा। लिखित भाषा से ज्ञान को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस भाषा को हम लिखित रूप में लिखते हैं, मतलब कोई भी पत्र, उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, हम उसको कभी भी पढ़ सकते हैं। आगे है, भाषा के अन्य रूप भी होते हैं। मौखिक भाषा। जब लिखित भाषा के अतिरिक्त अक्षेत्र या प्रयोग के आधार पर भाषा के अन्य रूप भी होते हैं। ये जैसे मात्रिक भाषा है, सांकेतिक भाषा है, और हमारी राजभाषा है, संपर्क भाषा है और मानक भाषा है। तो अब हम क्या करेंगे? मात्रिक भाषा वो होती है, वह भाषा है जिसमें बालक अपने माँ एवं परिवार द्वारा सीखता है। इसमें क्या है? इसमें जो बच्चा है अपने परिवार के संपर्क में रहकर जो भाषा सीखता है उसको मातृक भाषा कहते हैं। बालक के परिवार में बोली जाने वाली भाषा ही मातृक भाषा होती है। संपर्क भाषा।
जो हम किसी के संपर्क में आने से जिसे मतलब बोलने से के द्वारा जिस भाषा का विकास होता है संपर्क भाषा होती है। देखिए, जिस भाषा का प्रयोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपस में संपर्क मतलब मिलने के लिए करते हैं, मतलब मिलकर करते हैं, संपर्क में आने से एक दूसरे के समीप आने से करते हैं, तो उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भाषा जो भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी। और राजभाषा भी कौन सी है? हिंदी। तो आगे है राजभाषा। सरकार के कार्यालय में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को जो है भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, मतलब हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में दर्जा मिल गया था। इसलिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब है मानक भाषा। मानक यानी जो मान्य हो। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस पर बोलियों और उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है, मतलब इसके ऊपर जो है जितनी भी बोलियां हैं और उपभाषा हैं उनका प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसे ही वर्णों एवं शब्दों के कई रूप प्रचलित होते हैं। इनके वर्णों और शब्दों के भी क्या है अनेक रूप बताए गए हैं। तब भाषा की एक रूपता को बनाए रखने के लिए भाषा के जिस रूप को पूर्णतः मान्यता दी जाती है उसे मानक क्या है रूप कहते हैं। भाषा का मानक रूप कहा जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को भाषा के रूप में विशेष मान्यता दी गई है। कौन सी है? असमिया है, गुजराती है, बांग्ला है, संथाली है, ओडिया है, डोंगरी है, बोडो है, संस्कृत है, उर्दू, तमिल, मणिपुरी, सिंधी है, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, हिंदी, कश्मीरी, नेपाली, मलयालम, कोंकणी, पंजाबी और मैथिली। अब है क्या है? लिपि। लिपि देखिए, लिपि का अर्थ है लिपना। क्या होता है? लिपि का अर्थ लिपना। मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए बनाए गए जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को लिपि कहते हैं। या भाषा के लिखने की जो विधि होती है, ढंग होते हैं, उसको भी क्या कहते हैं? हमें लिपि। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। अपनी अपनी भाषाओं की अलग अलग ही लिपियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे एक लिपि में एक से अधिक भाषाएं भी हम लिख सकते हैं और एक भाषा को अन्य लिपियों में भी लिख सकते हैं। जैसे कुछ भाषाएं यहाँ पर दी गई हैं और उनकी लिपियाँ भी हैं, उनको देखते हैं हम। भाषा जैसे संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, हिंदी की भी देवनागरी, मराठी की भी देवनागरी। अब है अरबी। अरबी की क्या होगी? फारसी। जर्मन की होगी रोमन। उर्दू की होगी अरबी और फारसी दोनों। नेपाली की भी है क्या है? देवनागरी। जैसे संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है और नेपाली है, इनकी क्या होंगी? देवनागरी। पंजाबी की होती है गुरुमुखी और अंग्रेजी की होती है रोमन। ठीक है। व्याकरण। भाषा वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों के व्यवस्थित रूप से बनती है। वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों की व्यवस्था कैसी होगी, अर्थात किस वर्ण, शब्द अथवा वाक्य का प्रयोग कहाँ होगा, कैसे होगा, इसका ज्ञान कैसे होता है? व्याकरण जो है इसका ज्ञान कराता है। आगे है भाषा के नियमों का शुद्ध रूप में प्रयोग विज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्धियों का पता चलता है, उसको भी हम क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण के 3 अंग बताए गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार जो वर्ण है, वर्ण विचार में वर्णों का आकार, रूप, उच्चारण और लिखने की विधि का ज्ञान क्या है? कौन कराता है? व्याकरण। शब्द विचार। शब्द विचार में शब्द के रूपों, उसके भेदों, उसकी उत्पत्ति के से जो संबंधित नियमों का उल्लेख कौन करवाता है? व्याकरण। वाक्य विचार। वाक्य विचार इसमें वाक्य के भेद,
वाक्य का निर्माण कैसे होता है, विराम चिन्हों आदि के बारे में भी जो हमें व्याकरण से ही पता चलता है। अब क्या है, बोली तथा उपभाषा। बोली तथा उपभाषा एक सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप क्या है, बोली कहलाता है। जो भाषा वह रूप है जिसका क्षेत्र बोली से बड़ा होता है। क्या है, बोली जो है क्या है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और जो है भाषा है उस क्या होता है, भाषा वह रूप है जिसका क्षेत्र बोली से बड़ा होता है, उसे उपभाषा कहते हैं। बोली से जिसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा होगा उसको हम उपभाषा कहते हैं। जब कोई उपभाषा एक सर्वमान्य और परिनिष्ठित रूप ग्रहण कर लेती है वह क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, 5, और बोलियां हैं 18। देखिए कौन कौन सी उपभाषाएं हैं। ये उपभाषाएं हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की है खड़ी बोली, हरियाणवी जो हमारी है, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी है जो मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाड़ी है और मेवाती। पहाड़ी हिंदी कमाऊनी और गढ़वाली। बिहारी हिंदी मैथिली, मगही, भोजपुरी और अंगिका। यह किसमें आता है, बिहारी हिंदी में के अंतर्गत आता है। अब क्या है इसमें, मतलब जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देखिए भाषा के भेदों का उदाहरण सहित समझाइए। आपको अब लेसन रीड कर लिया है, इससे पता चल गया होगा कि भाषा क्या मतलब कितने भेद होते हैं, उनके बारे में आपने राइट करना है। अब क्या है, लिपि किसे कहते हैं, इसके 4 भेदों जो 4 भाषाओं की लिपियों के नाम लिखने हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी। इनकी लिपि क्या होती है, देवनागरी। इस तरह से अंग्रेजी की रोमन। बोली और उपभाषा में अंतर, जो स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, उसको बोली कहते हैं। उपभाषा जो इसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा, बोली से बड़ा होता है। हिंदी की जो राजभाषा, हिंदी को राजभाषा क्यों कहा जाता है, और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, व्याकरण किसे कहते हैं, अन्यथा। अब देखिए भाषा का रूप रहता है, कौन सा रहता है, बदलता रहता है, स्थिर रहता है और स्थानीय रहता है। ये सब पढ़ के आपने क्या है, उनका आंसर आपने राइट करना है और कमेंट करके बताना है। और कुछ अन्य भी हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, ऑप्शनल हैं, जो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। भाषा का व्याकरण की दृष्टि में शुद्ध रूप क्या कहलाता है, भाषा का लिखित रूप नहीं है। जो आपने पढ़ के अपने ऑप्शनों में से आपने राइट करना है, अपने आप राइट करोगे। अब आप देखिए क्या है, रचनात्मक गतिविधियां हैं। तो जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, देखो इसमें बताया गया 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर हिंदी नारे हिंदी की विशेषताएं बताते हुए कुछ भौतिक पत्रिका जो विद्यालय में बनाई, मतलब विद्यालय में हम बना सकते हैं पत्रिकाओं को। देखिए क्या है, भाषा का मानक रूप वह होता है जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होता है और उससे में एक रूपता होती है। लिपि भाषा के मौखिक रूप को लिखकर प्रकट करने वाले निश्चित चिन्हों की व्यवस्था है। वर्ण, विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार व्याकरण के क्या है, बताई गई है। आगे हम देखते हैं लेसन सेकेंड, तो हमारा भी टाइम रहता है। चलो हम थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, या फिर हम भाषा के बारे में ही 1 मिनट देखिए। वर्ण, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से या मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। व्याकरण में उन क्या है, इन ध्वनियों के लिए निर्धारित चिन्ह है, वर्ण क्या कहलाते हैं, वर्ण। वर्ण भाषा की वह लघुत्तम इकाई, मतलब छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब टुकड़े करने के बाद उसका भी कोई अर्थ नहीं रहता, उनका कोई भी टुकड़ा नहीं होता।
जैसे वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, जब हम वर्णों को एक समूह में इकट्ठा कर देते हैं तो क्या कहलाती है, वही एक वर्णमाला बन जाती है। हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या 44 है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें बोलते समय किसी अन्य ध्वनि का सहयोग नहीं लेना पड़ता, मतलब किसी ध्वनि की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसको स्वर कहते हैं। जिसको बोलने में किसी अन्य ध्वनि की ज़रूरत नहीं होती, मतलब किसी की सहायता नहीं लेता, वे खुद ही क्या अपने आप में कंप्लीट हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जब हम बोलते हैं उसके आधार पर क्या इसमें स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। स्वरों को बोलते समय कितना समय लगता है, इस आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षव स्वर होते हैं जिसको बोलने में कम समय लगे, जो हम इसको मूल स्वर भी कह सकते हैं। ए, ई, उ, रे। इनके उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है ना, कम समय। देखो ए, ई, उ, रे दीर्घ स्वर, इसमें हर्षव की तुलना में क्या है, दुगुना समय लगता है दीर्घ में। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों के उच्चारण में हर्षव स्वर की तुलना में लगभग दुगुना समय लगता है। तो आगे देखिए क्या है, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव स्वर से 3 गुना समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे हरे राम, ओम, हम इनको बोल सकते हैं। अयोगवाह है, अयोगवाह जैसे हम क्या बोलते थे पहले, अंग, अह, अंग खाली, अंग के अंगूर, ऐसे बोलते थे ना। अंग, अह, अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। जो ए के पीछे 2 डोट लगे होते हैं, ये इनको क्या कहते हैं हम, इनको विसर्ग, ये होते हैं हमारे विसर्ग। ठीक है। वर्णमाला में उन्हें अयोगवाह नाम दिया जाता है, जैसे अंग, अंत, प्रातः, अनंततः, अनुनासिक, जो नाक और मुख से, ठीक है, जिसकी आवाज़ निकले। इन ध्वनियों का उच्चारण मुंह के साथ साथ नाक से भी होता है। उनका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। जो माँ क्या है, जो जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उन आवाज़ जो है मुख और नाक दोनों से निकले, जिनका प्रयोग करते हैं। जैसे हम बच्चा हंस रहा है, एक तो कहेंगे बच्चा हंस रहा है, एक बच्चा हंस रहा है। चांद, एक चांद, चांद में देखो चंद्र बिंदु लगा है। हंस, बच्चा हंस रहा है। निकल आया, क्या निकल आया, चांद। आगत स्वर, आ अंग्रेजी भाषा में आया ध्वनित चिन्ह है। जो आ है अंग्रेजी भाषा से आया हुआ ध्वनित चिन्ह है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में ही होता है। इसे आगत स्वर कहा जाता है, जैसे डॉक्टर, मॉल, ट्रॉफी, ऑस्कर। ठीक है। देखो इनकी एक ये भी होती है, जो अंग्रेजी से जो शब्द आते हैं, जैसे फेंकने चलेगा हुआ है ये, ठीक है ना। इनकी आगे देखिए व्यंजन। व्यंजन जिन ध्वनियों या वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता की आवश्यकता रहती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये क्या स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। इसको हम क्या है, ये 5 वर्गों में भी इनको बांटा गया, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के हैं क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में आता ट, ठ, ड, ढ, अण। त में आता त, थ, द, ध, न। प में आता है प, फ, ब, भ और मैं।
जैसे जो सप्रस व्यंजन हैं वे कितने होते हैं 25। ये सप्रस व्यंजन हमारे क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सप्रस व्यंजन है। इसमें ड और ढ, ये देखिए ट ठ ड ढ, ठीक है। ये क्या है ड ढ क्या है उत्तक्षिप्त अक्षिप्त व्यंजन होते हैं ये दोनों। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये 4। कौन कौन से बताए हैं य र ल व। उसम व्यंजन होते हैं 4। इनको भी क्या स है। ये षट्कोण वाला स होता है, ये प वाला स षट्कोण और ये स स्लेट। इनके हमने क्या अलग अलग पहचान रखनी है। ये है का हल। हम इस आसान तरीके से इनको सीख सकते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने बताए गए हैं 4। अक्ष तर्र इग और सर। ये अक्ष क और स किसके मेल से बना है ये क और स अक्ष। क और स तर्र त और र। इसमें अब ज और ये अब ये सर है स और र सर, ठीक है। अब क्या है सप्रस व्यंजन भी हम देख सकते हैं, मतलब कहाँ से इसका उच्चारण स्थान होता है, किस प्रकार से, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सप्रस व्यंजन जो व्यंजन कंठ से होठ से जिह्वा से आदि के सप्रस के जो सप्रस से बोले जाते हैं उन्हें सप्रस व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी बताइए 25। ये वर्ग उसके उच्चारण स्थानों के आधार पर बनाए गए हैं। जो मैं ऊपर पढ़ा है ये क्या है इनके उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गों को क्या है बनाया गया है। वर्ण के अंतिम अथवा 5वें वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। वर्ग का जो पहला है और उसको जो आखिरी है। अंतिम या वर्ग के अंतिम या 5वें वर्ण को क्या पंचम वर्ण कहते हैं। आखिरी को तो सबसे लास्ट वाला है ये, इसको कहते हैं पंचम वर्ण। अच्छा जी, आगे है किसी वर्ग के व्यंजन के पूर्व उसी वर्ग का पंचम वर्ण आने पर पंचम वर्ण अनुस्वार बिंदु के रूप में पूर्व वर्ण के ऊपर लग जाता है। जैसे गंगा, ये देखो इसका क्या बन गया गंगा। अड़ा का क्या हो गया ये बिंदु बन गई, ये गंगा हो गया। क वर्ग का पंचम वर्ण जिससे वर्ग के ही तीसरे वर्ण ग के पूर्व आया है। अतः अड़ पंचम वर्ण है क ख ग घ अड़ अपने वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लग गया है। इस प्रकार चंचल, ये देखो ये जो ये क्या है अपने आप एक बिंदु बन गया है। जैसे मंदिर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर बिंदु बन गया। और जैसे पंकज है इस अड़ा का क्या हो गया बिंदु बन गया तो क्या हो गया पंकज। देखो अंतस्थ उसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा पूरी तरह मुख के किसी भाग से नहीं टकराती उसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। क्या है जिह्वा ऊपरी तरह पूरी तरह मुख की किसी भाग से नहीं टकराती इसको क्या है अंतस्थ व्यंजन। जब मतलब जब हम अंतस्थ व्यंजन मतलब इसका क्या उच्चारण करते हैं तो जो है जिह्वा पूरी तरह जो मुख के किसी भी भाग से नहीं टकराती और उसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। अंतस्थ देखिए ये बिल्कुल बीच में रहती है, किसका इंजन र ल व आप मतलब देख सकते हो। अब क्या है हमारा उसम व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ के साथ ऊष्मा उत्पन्न करती हुई आती है इसलिए उन्हें उसम व्यंजन कहते हैं। मतलब क्या कहती है अपने आप थोड़ा हवा निकलती है उस व्यंजन में। जैसे स है मतलब अपने आप उसके साथ जो हम बोलते हैं उसके साथ क्या हवा दूसरी भी निकल कर आती है।
संयुक्त व्यंजन, दो स्वर रहित व्यंजनों के आपस में मिलने से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन अक्ष मतलब दो अक्षरों को मिला दिया, तर है, अज्ञ है और सर है। और आगत व्यंजन होते कै, ख, ग, ज, फ, जो अरबी और फारसी के प्रभाव से बने होते हैं, जिनको हम अरबी भाषा और फारसी भाषा से जिन शब्द लाए गए जो होते हैं उनको आगत व्यंजन कहते हैं। इनमें नुक्ते का प्रयोग शब्दों के नए अर्थ देता है। नुक्ता लगाने का एक नया व्यंजन तैयार हो जाता है। जैसे हिंदी वर्णमाला में ज, फ को ही स्वीकार किया गया, इसका नाम होता है नुक्ता। ये बिंदु लगाते हैं हम, ठीक है। इन वर्णों का साथ नुक्ता न लगा हो तो वह शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे राज, शासन, राज, रहस्य, जंग, लड़ाई। ये होता है जंग, ये तो होती है जंग, ये होता है जंग। जंग होता है जो हम क्या है लोहे से लगने वाला जो विशेष, जो लोहे के ऊपर एक परत ना जाते जो कहते हैं हम कि है इसका तो जर लग गया, तो होता है जंग, ठीक है। ये होता है राज, राज मतलब किसी का राज खोलना, उसका रहस्य भेद, ये होता है राज, ये है शासन करना। और तक्षिप्त व्यंजन ड और ढ के साथ निमन बिंदु लगाकर कर्मश ड ढ उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग होता है। जैसे लड़की खिड़की से डरते डरते झाँक रही है, ढंग से पढ़ाई करो। क्या हुए ये उत्क्षिप्त व्यंजन। अब क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के क्या हैं भेद। ओष्ठ जैसे दंतोष्ठ है, दंत है, क्या आगे वतर्स्य, तालव है, मूर्धा है, कोमल क्या है कोमल तालव है, स्वतंत्रय है, जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं वे, वो जो स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिका है, पार्श्व है, उत्क्षिप्त है, परकंपित है, अर्धस्वर है, जो कि है ये सभी इनके अलग अलग जो व्यंजनों के भेद बताए गए हैं। तालव्य में मतलब किस हम जो बोलते हैं तो कब कब उनका प्रयोग होता है। जैसे ओष्ठ, जब होष्ट होता है होठ, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दोनों होठ एक दूसरे से सट जाते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, मैं। आगे है दंतोष्ठ, दांत और होठ, व और फ, इनका उच्चारण करते समय दांत और नीचे के होठ के मिलने से होता है दांत, ठीक है। दांत और होठ इन दोनों का क्या होता है मिलन होता है, तब क्या है दंतोष्ठ है। और व और फ जो है कि हमारे व्यंजन है वे बोले जाते हैं। दंत लेकिन दांत जिनका संपर्क क्या है, जिन व्यंजनों का संपर्क सिर्फ दांतों से होता है। देखिए त, थ, द, ध, इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा की जो नोक है, जब हम बोलते हैं जो दांतों से टकरा जाती है, आगे जीभ हमारे दांतों से पर लगती है तो क्या होता है दंत। जिह्वा की नोक ऊपर के दांतों की जड़ मूल को स्पर्श करती है, ठीक है। जो हम बोलते हैं तब इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा, जो हमारे आगे दांत हैं, आगे से क्या उनको स्पर्श करती है। वत्सरस्य न, र, ल, स, ज, इन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालु वर्चल दांतों के ऊपर उभरा भाग को छूती है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं वर्तस्य, क्या कहते हैं वर्तस्य, जो मतलब ऊपर क्या है जो हमारा जो ये उठा हुआ भाग है जीभ उसको छूती है। तालव्य, तालव्य में होता है च, छ, ज, झ, य, स और से। इन वर्णों के उच्चारण में जीभ जो है तालु, जो कठोर तालु है उसको छूती है। मूर्धा ट, ठ, ड,
जो जीव जो ऊपर वाले हिस्से को छूते हैं। इन वर्णों में बोलते समय जीव, मूर्धा और कठोर तालों को क्या है कि संधि या मतलब मिलने के स्थान वाले भाग को छूती है। जो ऊपर वाला भाग होता है उसको छूते हैं। कोमल तालव्य जो कै ख ग घैड़ है, इसको बोलते समय जीभ कोमल तालु को स्पर्श करते हैं। अब बोल के देखना, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर कोमल तालव्य है, कहाँ पर ये जो है इनका जिन किन अक्षरों का किन के साथ मिलने से इनका मिलान होता है। स्वर तंत्री होती है। स वर्ण का उच्चारण करते समय स्वतंत्र गले के अंदर का भाग होता है। बिल्कुल स्वतंत्र, ये कहीं नहीं लगता है। ठीक है, तो आगे है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। स्पर्शी, संघर्षी, संघर्ष, नासिका, पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित और अर्ध स्वर कहता है इसमें। चलो उसको कर ही लेते हैं आज। स्पर्शी कै ख ग घ ट ठ त थ द ध प फ ब भ। इन वर्णों के उच्चारण में मुख के दोनों उच्चारण अव्यय या अंग एक दूसरे का स्पर्श करते हैं। स्पर्शियों का संघर्षी में जो मतलब थोड़ा हाँ संघर्ष करना पड़े, थोड़ी मेहनत करना पड़े, थोड़ा हाँ क्या है बोलने में थोड़ी कठिनाई आएगी, उसको क्या है संघर्षी, संघर्ष। स है ज फ। इन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण क्या है, उच्चारण अव्यय एक दूसरे को स्पर्श तो नहीं करते, लेकिन इतने निकट आ जाते हैं कि हवा को उनके बीच के मार्ग से घर्षण करते हुए निकलना पड़ता है ना। क्योंकि पीछे क्या है उनसे थोड़ी ही क्या है वाहन जो हम बोलते हैं तो उसके मतलब क्या है बोलने में तो कहता है कि कठिनाई नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या है जो हवा को उनके बीच के मार्ग से संघर्ष करते हुए क्या है वहाँ को निकलना पड़ता है। तो अब क्या है स्पर्श और संघर्षी च छ ज झ। इन वर्णों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयवों का आपस में हल्का सा स्पर्श होता है और उसके साथ हवा समघर्षण बोलते सकते इसको या संघर्षण करती हुई बाहर निकल आती है। च छ ज छ। ठीक है, आगे है नासिका जो नाक से मतलब जिन वर्ग बोलते समय जो हम व्यंजनों का जब प्रयोग करते हैं तो बोलते हैं तो इनका जो स्पर्श क्या है नाक से जो थोड़ी ही हवा निकलती है नाक से बोली जाती है। ये सब थोड़े इन वर्णों को बोलते समय हवा नाक से निकलती है। ठीक है, य ण न में। ठीक है, देख आप भी बोलकर एक बार देख लेना। पार्श्विक जो पार्श्विक में क्या हो जाएगा लय। इनको बोलते समय जीवा तालों का स्पर्श करती है, तालों तक ऊपर वाले भाग को छूती है। हवा एक या दोनों और बनी पार्श्व से होकर निकल जाती